हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बात करेंगे, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, जिसे सरेंडर पॉलिसी भी बोलते हैं। यह पॉलिसी 2009 में आई थी और इसके पहले हमने विस्थापन जो जो नीति है उस पर भी हम लोग बात किए। कल उस पर वीडियो आ चुका था। और फर्स्ट अटैम्प्ट के चैनल पर आपको लगातार डेली टारगेट दे दिया जा रहा है 11 जेपीएससी को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पढ़े आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़े। और उसका अगला दिन हम लोग टेलीग्राम पर उस पर डिस्कशन करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ। तो हम लोग चलिए बात करते हैं प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के बारे में। तो ये जो वीडियो बनाया गया टू द पॉइंट रहेगा। इससे सवाल आपके बन जाएंगे। अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। ऑलरेडी मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि सब एग्जाम का क्या डिमांड है, किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो इसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद जो भी बुक है उसको पढ़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो 10 मिनट है, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और नए हैं तो चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि समझते हैं कि आखिर क्या था, है ना, ये नीति को क्यों लाया गया। सबसे पहले लोग पृष्ठभूमि समझते हैं। तो पता है कि झारखंड में विधि व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो वामपंथी उग्रवाद थे। ठीक है, उग्रवाद यहाँ का सबसे बड़ा चुनौती था विधि व्यवस्था के लिए। लेकिन और देखा गया है कि यहाँ के जो मासूम से लोग होते हैं उनको बहकावे में आकर या गलत धारणाओं के अंतर्गत वामपंथी उग्रवादी के साथ मिला लिया जाता है। और जब उन्हें अपने गलती का एहसास होता है तो वो समाज के मुख्य धारा में लौटने के आतुर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सरकार सोचे कि कोई नीति होना चाहिए ताकि अपने आप को वो सरेंडर कर सके। जो लगे कि नहीं, अब मुझसे गलती हो गया, अब समाज के मुख्य धारा में मुझे लौटना है, तो उसके लिए सरकार सोचे एक पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार ने पॉलिसी 2001 में भी लेकर आई थी। ठीक है, 2001 में लेकर आए, लेकिन यह जो पॉलिसी था उतना उत्साहवर्धक नहीं था, जिसके कारण इसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी के कारण सरकार एक और पॉलिसी लेकर आई जो 2009 में, जो आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 2009 में पॉलिसी लेकर आए जो आकर्षक हो। ठीक है, आकर्षक बनाया जा सके। जो पॉलिसी 2009 में आई वो आकर्षक था और इसमें काफ़ी बड़े पैमाने में सरकार को सफलता हुई। तो हम लोग बात करेंगे 2009 की जो पॉलिसी है वो क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान था, कौन सी कमेटी है इसमें, पुनर्वास समिति क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो ये था पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा है उद्देश्य। उद्देश्य को हम लोग भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, इससे सवाल नहीं आएगा कि उद्देश्य क्या था, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बनाने के लिए मैं इसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था कि इस नीति का जो उद्देश्य है 2009 नीति का, उसका मेनली उद्देश्य है कि जो वामपंथी उग्रवादियों का जो प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्यार्पण जो कर चुके उग्रवादियों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु वैकल्पिक रोजगार एवं व्यवस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब समझिए, एक तो क्या कर रहा हूँ मैं, सब कुछ याद करा दूंगा यहीं पे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ये जो नीति है 2009 की नीति, उसका उद्देश्य क्या है कि जो प्रत्यार्पण जो उग्रवादी है वो प्रत्यार्पण जो करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि आप जैसे कोई चीज़ को आप प्रोत्साहित करिए तो वो चीज़ के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये नीति का उद्देश्य था कि प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना, ताकि जो घटना है उग्रवादी का घटना कम हो सके, है ना। और जो प्रत्यार्पण कर चुके हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का भी उद्देश्य था। ठीक है, जो कर दिए प्रत्यार्पण, ऐसा नहीं है कि फिर वो उनको समाज से कटा कटा महसूस करे कि, तो इसलिए इसका एक बड़ा उद्देश्य था कि जो समाज के जो मुख्य धारा में उनको जोड़ा भी जा सके। एक तो प्रत्यार्पण करा, उसको सरेंडर करना है, मोटिवेट करना। दूसरा है कि समाज में फिर जोड़ना भी है। ठीक है, और उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया। ठीक है, आपने प्रत्यार्पण करा लिया, आपने उसे रोजगार नहीं दिया, फिर विकल्प क्या है? तो इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और साथ साथ वैकल्पिक रोजगार कर सकते इसको उन्हें प्रदान भी करना, ये भी उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से सवाल है। ठीक है, जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो परिभाषा है वामपंथी उग्रवाद का ध्यान में रखना है। भारतीय, आप चाहे तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम। ठीक है, भारतीय अपराध संशोधन संशोधन एक्ट अधिनियम बोल सकते हैं। कब का है? 1908 की धारा 16 में, 1908 की धारा 16। ठीक है, धारा 16, धारा 16 में क्या है, में इसे अवैधानिक घोषित किया गया। किसको? वामपंथी उग्रवादियों के तात्पर्य ऐसे संगठन से जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत अवैधानिक घोषित किया गया। अवैधानिक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से परफेक्ट सवाल बनने का पूरा उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग समिति। ठीक है, ये स्क्रीनिंग समिति क्या होता है, आप चाहे तो शॉर्ट नोट लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस प्रकार से वीडियो मैं बना सकता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। स्क्रीनिंग समिति कुछ दिन के बाद CNT SPT पर भी शॉर्ट वीडियो आएगा, टू द पॉइंट रहेगा। स्क्रीनिंग समिति समझिए, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, स्क्रीनिंग समिति, तो स्क्रीनिंग समिति क्या होता है, एक मिनट, स्क्रीनिंग, ठीक है, कमेटी, ये क्या होता है कि जो प्रत्येक उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में जो निर्णय लेता है, कौन लेता है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग समिति डिसीजन लेता है। प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो कौन लेता है, तो स्क्रीनिंग समिति लेता है। ये बात को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा या कोई टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सवाल पूछा जाएगा आपको। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं। ठीक है, जिला पुलिस, इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, स्क्रीनिंग समिति अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक। काम क्या है मैंने बता दिया। ठीक है, जो प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय यही ले जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग समिति के द्वारा। इसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे जिला दंडाधिकारी होते हैं, पुलिस महानिदेशक होते हैं, तो ये भी आपको पता रहे। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनिंग समिति जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। एक और समिति बनता है पुनर्वास समिति। ठीक है, ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन है हम लोग बात करेंगे, पुनर्वास समिति। आपको अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। इसका जो होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है, ये ध्यान में रखना है। बाकी सदस्य तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। किसका, पुनर्वास समिति का जो होता है अध्यक्ष, ये जिला दंडाधिकारी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम होगा, है ना। ठीक है, पुनर्वास पैकेज तैयार करते हैं इन्हीं के द्वारा। ठीक है, पुनर्वास पैकेज भी कैसे तैयार होता है, क्राइटेरिया कुछ होता है, जैसे उग्रवादियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या, उम्र क्या है, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता क्या, इस प्रकार से डिसाइड होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो पुनर्वास समिति होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला दंडाधिकारी होते हैं, वहीं स्क्रीनिंग समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किताब में दुनिया भर का चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जहाँ से आपका सवाल बन जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया पुनर्वास पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो पुनर्वास पैकेज कितना मिलेगा, इस नीति के तहत अलग अलग नीति जब हम लोग आगे पढ़ेंगे और सारा नीति IAC से रिलेटेड, तो उसमें चेंज होगा। लेकिन 2009 की नीति में ध्यान में रखना है कि पुनर्वास पैकेज कितना मिलेगा, तो 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख, इसको लिख लीजिए कॉपी में, 2.5 लाख। ठीक है, 50,000 आपको मिल जाएगा तत्काल, 50,000 मिल जाएगा तुरंत, और 2 लाख का जो भुगतान बचा है, 2.5 लाख में 50,000 मिल गया तो बचा कितना, 2 लाख। तो 2 लाख जो मिलेगा, पहली किस्त मिलेगा आपको 1 साल बाद। ठीक है, वहीं दूसरी किस्त मिलेगा आपको 2 वर्ष बाद। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि जो पुनर्वास अनुदान कितना मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा, जिसमें 50,000 आपको तत्काल मिल जाएगा, और जो बचा 2 लाख वो 2 किस्त में मिलेगा। पहला 1 लाख मिलेगा एक साल बाद, दूसरा मिलेगा 2 साल बाद। ठीक है, दूसरा किस्त, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और सरकार के द्वारा इन्हें और भी कुछ दिया जाता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कुछ विस्फोटक प्रकार पकड़ा है तो उसके लिए भी पैसा मिलता है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित राशि है सर, जैसे रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, तो विस्फोटक है रॉकेट लॉन्चर, इस पर कितना है रॉकेट लॉन्चर पर, तो इस पर 1 लाख पुरस्कार है। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर पर कितना है, 1 लाख है। वही AK-47 रहा। ठीक है, AK-47 लास्ट में 7 है, तो 7 से याद रखिएगा 75, यहाँ भी 7। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चर पर 1 लाख हो गया, AK-47 पर 75,000 हो गया। रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस RCD प्लस IED। ठीक है, एक याद रखिएगा IED। ठीक है,
दोनों में कितना है 6,000, ठीक है, दोनों में कितना है 6,000, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बात किया, रॉकेट लॉन्चर पर 1,00,000, AK-47 पर 75,000 और रिमोट कंट्रोल डिवाइस और IED पर 6,000, ग्रेनेड और विस्फोट सामग्री पर 2,000, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जैसे 303 राइफल, पिस्टल या रिवॉल्वर मिला तो उस पर 15,000 रुपये। तो इस तरह कुछ फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो जो उग्रवादी रह चुके हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर ट्रेनिंग मिलना कराना है तो कितना मिलेगा, 3,000 रुपये, ठीक है, याद रखना है आपको। व्यावसायिक प्रशिक्षण में 3,000। घर निर्माण करना है, गृह निर्माण, तो कितना ज़मीन मिलेगा, 4 डिसमिल मिलेगा, ठीक है। आवास निर्माण के लिए, ठीक है, कितना मिलेगा, तो 50,000 रुपये, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर विवाह करना है, ठीक है, उनकी बेटी है, कोई उग्रवादी है, उनका ही करना है तो उनको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्यादान किया जाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो खुद पढ़ना चाहते हैं या उनके बच्चे पढ़ने चाहते हैं तो मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन है, ठीक है। ऋण प्राप्ति कितना है, ऋण ऋण के लिए 2,00,000 का ऋण मिलेगा, किससे, राष्ट्रीय सहकारी बैंक से 2,00,000 का लोन ले सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको इस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जीवन बीमा कराना है, ठीक है, ये सब पॉइंट आप लिख के चल सकते हैं। जीवन बीमा उग्रवादी का कितना, तो 5,00,000 रुपये, 5,00,000 ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं पे उग्रवादी से रिलेटेड जो आश्रित है उनके, ठीक है, उन पर कितना होगा जीवन बीमा, तो आपको पता होना चाहिए 1,00,000 होना चाहिए। 5,00,000 है जो उग्रवादी है उनका जीवन बीमा, और जो उन पर आश्रित है उनका 1,00,000, ठीक है। अगर मामला न्यायालय में जाता है तो अगर जघन्य अपराध है तो विधि के अनुसार निष्पादित होगा, ठीक है, विधि के अनुसार निष्पादित होगा जब जो जघन्य अपराध पर। लेकिन वही नॉर्मल रहा या अन्य अपराध रहा तो प्ले बार्गेनिंग होगा, ठीक है, प्ले बार्गेनिंग होगा, ये ध्यान में रखना है। उसमें आपको निःशुल्क वकील मिलेगा और लंबित जो भू विवाद है ये सबको भी सॉल्व किया जाएगा। और राज्य सरकार समय समय पर प्रत्येक वर्ष इस योजना का जो क्रियान्वयन कैसा हो रहा है उसकी समीक्षा करेगी और आवश्यकता अनुसार इस पर संशोधन करेगी। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या संशोधन हुआ। लेकिन इस तरह से आपको ये टॉपिक कंप्लीट होता है 2009 की नीति। तो मैंने बता दिया है कि 2009 की नीति आखिर पृष्ठभूमि क्या था, उद्देश्य क्या था, और स्क्रीनिंग समिति क्या होता है, पुनर्वास समिति क्या होता है, पैकेज को किस प्रकार से दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कितना दिया जाएगा, विस्फोटक सामग्री पकड़ा है तो उसमें क्या हिसाब किताब है, अनुदान 2.5 लाख है तो 50,000 पहले दिया जाएगा, 2 लाख बाद में दिया जाएगा, है कि नहीं। अगर विवाह करना है, महिला उग्रवादी है फिर या उग्रवादी की पुत्री है तो उनका जो विवाह होगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होगा। मैट्रिक तक शिक्षा फ्री होगा। तो अगर जमीन कितना घर निर्माण करना है तो अधिकतम 4 डिसमिल तक मिलेगा जमीन। आवास निर्माण है तो अधिकतम 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।